हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में विधानसभा टॉपिक पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। देखिए, इस क्लास में हम लोग एक तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और इसके अलावा अपकमिंग एग्जाम्स में आपके क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में पूरे टॉपिक को कवर करते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसका आपके विधानसभा से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। मतलब जो राज्य की व्यवस्थापिका है, विधायिका है या लेजिस्लेचर है, उसमें कौन कौन शामिल होता है? विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था। अब देखिए, यहाँ पे एक्चुअली अपने को स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्मेट में दिया है, तो इसमें मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली जो देखने से डायरेक्ट लगता है वो आपके स्टेटमेंट 4 लगता है कि भाई राज्यपाल शामिल होता है, विधानसभा और विधान परिषद तीनों विधानमंडल का भाग होते हैं। लेकिन एक चीज अपने को यह भी देखना है कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, तो राज्यपाल और विधानसभा वाला सेक्शन भी आपके पूरा विधानमंडल को कवर करता है, जो कि 6 राज्यों को छोड़ के बाकी सभी में केवल विधानसभा ही है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, चौथे स्टेटमेंट के अलावा आपका थर्ड स्टेटमेंट भी जो है विधायिका को कवर करता है, विधानसभा एवं राज्यपाल। तो अपने को विधायिका, व्यवस्थापिका या लेजिस्लेचर के बारे में पूछा है, तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है उनके लिए आपका स्टेटमेंट 3 सही है, जबकि जिनमें विधान परिषद है उसमें स्टेटमेंट 4। तो बेसिकली अपने को यह ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में सिर्फ 4 को करेक्ट नहीं करना है, आपको ये भी देखना है कि राज्यों के लिए भी अगर यहाँ पे ये पूछा जाता आर्टिकल के अकॉर्डिंग तो फिर अपन उसमें बात करते। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या रहेगा? 3 और 4 दोनों ही, ठीक है। अब अपन बात करें विधान सभा के बारे में, तो सबसे पहले अपने को मालूम होना चाहिए विधानमंडल क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज बात करें अपन विधानमंडल। विधानमंडल, देखिए विधानमंडल एक जो है ब्रॉड वर्ड है, बड़ा शब्द है। इसके अंदर अंतर्गत देखिए इसके 2 सदन होते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। अब 2 सदन कौन कौन से? एक तो विधानसभा, विधानसभा और दूसरा सदन होता है आपके विधान परिषद। तो बेसिकली अपने को यह ध्यान रखना है कि विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। अपन ने विधान परिषद की क्लास ली है, उसमें आपको कंप्लीट डिस्कशन करवा दिया। तो यहाँ पे अपन बात करें कि भाई जैसे जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के बारे में अपन ने पढ़ा कि ये सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में है। तो 6 राज्यों के अलावा जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पे केवल विधानसभा है, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। अपन बात करें विधानसभा की, तो देखिए विधानसभा का जो उल्लेख है वो आपके है अनुच्छेद 170 में इसका उल्लेख है। ये चीज ध्यान रखना अपने को। विधानसभा से रिलेटेड जो प्रोविजन है उसका उल्लेख आपके 170 में है। अपने को अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि विधानमंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो देखिए विधानमंडल का उल्लेख आपके अनुच्छेद 168 में है। 168 में क्या है कि विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल शामिल होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई विधानमंडल में शामिल कौन कौन होता है, तो 3 पॉइंट्स रहेंगे, एक तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अगर आपसे पूछा जाए कि विधान मंडल में सदन कितने होते हैं, तो 2, विधानसभा और विधान परिषद। तो अगर आपसे यहाँ पे अनुच्छेद 168 के तहत क्वेश्चन पूछा जाता कि अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधायिका में कौन कौन शामिल होता है, तो आपके आंसर रहता केवल 4। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इंडियन पॉलिटी में सिर्फ सेंटेंस की फ्रेमिंग से ही क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाता है। तो आपको सेंटेंस एक तो सही से पढ़ना है और सारे स्टेटमेंट्स को प्रॉपर केयरफुली आपको रीड करना है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170। 170 मतलब विधानसभा के बारे में, के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, क्रमशः कितनी हो सकती है? ऑप्शन से 40, 400, 50, 450, 50, 500 और 60 और 500। तो देखिए अनुच्छेद 170 के तहत यह प्रोविजन है कि किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में अधिकतम सदस्य संख्या 5 हो सकती है, 500 हो सकती है, जबकि न्यूनतम सदस्य संख्या आपके 60 हो सकती है। तो या इसके अकॉर्डिंग आपके आंसर रहेगा 60 और 500। तो न्यूनतम सदस्य संख्या किसी विधानसभा की हो सकती है 60, जबकि अधिकतम हो सकती है 500। तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जैसे विधानसभा के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो विधानसभा में अपने को जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है कि जैसे सर्वाधिक सदस्य संख्या या न्यूनतम सदस्य संख्या, तो सर्वाधिक किस राज्य की है? तो सर्वाधिक आपके उत्तर प्रदेश की है, 403। तो यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सर्वाधिक विधानसभा सदस्य संख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, और कितनी है? 403 है। अब राज्यों के संदर्भ में अगर अपन बात करें, तो
तो न्यूनतम सदस्य संख्या, ठीक है, मिनिमम जो है न्यूनतम सदस्य संख्या वाला अगर आपसे ये राज्य पूछे, ठीक है, तो राज्य पूछे तो आपको बताना है सिक्किम। सिक्किम राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या है 32। देखिए यहाँ की जनसंख्या ही इतनी है कि इसके अकॉर्डिंग संविधान संशोधन के तहत प्रावधान किया गया कि यहाँ पे विधानसभा की सदस्य संख्या 32 होगी, जबकि अनुच्छेद 170 में कितना मेंशन है 60। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने को ये ध्यान रखना है कि अगर न्यूनतम यही पूछे आपके केंद्र शासित प्रदेश या मैं बोलूँ यूटी में, तो यूटी में अगर आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पे सबसे कम भारत में विधानसभा की सदस्य संख्या है वो आपके है पुडुचेरी की। पुडुचेरी की कितनी है 30 सदस्य संख्या है, 30 विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा आपके 3 जो मेंबर है वो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे कम विधानसभा संख्या वाला विधानसभा सीटों की संख्या कहां पर है, सबसे कम पूछा जाए तो पुडुचेरी ओवरऑल। अगर आपसे राज्य का पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो सिक्किम रहेगा 32। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कि एक तो देखिए इसमें जैसे इसके अलावा जो है 60 से कम कौन कौन से है, तो उसके बारे में अपन बात करें तो देखिए 60 से कम आपके एक तो गोवा राज्य की विधानसभा सीटें कम है, गोवा की सीटें आपके हैं 40, ठीक है, और इसके अलावा मिजोरम की सीटें हैं 40, ठीक है। गोवा और मिजोरम की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है 40 है। तो ये आपके 60 से कम है बेसिकली, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपने को जो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या आपके उत्तर प्रदेश में है 403, न्यूनतम विधानसभा सीटों की राज्य का पूछे तो सिक्किम 32 है, और ओवरऑल पूछे तो केंद्र शासित प्रदेश की है आपके पुडुचेरी की। इसके अलावा आपके मिजोरम और गोवा में सीटों की संख्या 40 है जो कि 60 से कम है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाए। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो कौन सा अपवाद है अभी अपन ने डिस्कस किया, ऑप्शन है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तराखंड। तो अपने को देखिए यहाँ पे सिक्किम के बारे में अभी अपन ने बात की थी कि सिक्किम में सदस्य संख्या कितनी है, सिक्किम में सदस्य संख्या 32 है, जो कि आपके आर्टिकल 170 का अपवाद है। यहाँ पे अपन बात करें इनकी सीटों की तो देखिए यहाँ पे आपको विधानसभा की सदस्य सीटों की संख्या भी याद रखनी है, क्योंकि आजकल एग्जाम में थोड़ा टफ लेवल बढ़ा दिया है कि भाई आपको हर राज्य और यूटी की जो विधानसभा सीटों की संख्या जनरली आपको याद नहीं रहती, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आइडिया रहे तो आपको ध्यान रखना है। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए जम्मू कश्मीर में वर्तमान में जो सीटों की संख्या है विधानसभा सीटों की वो है आपके 90, और इसके अलावा पीओके के लिए जो रिजर्व सीटें रखी है वो रखी है आपके 24। तो टोटल जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है 114 विधानसभा सीटों की संख्या है केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद, मतलब 2019 के बाद से, ठीक है। हरियाणा की जो है आपके विधानसभा सीटों की संख्या है 90, और उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या आपके हैं 70। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है 170 के अलावा अपवाद कौन सा राज्य है, सिक्किम है। तो यहाँ पे आपके अलग ऑप्शंस भी दिए जा सकते हैं, जैसे गोवा का दिया जा सकता है, पुडुचेरी का है, तो उस तरह से भी आपको ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है स्टेटमेंट बेस्ड है। इसमें देखिए जैसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, मतलब 450 से अधिक से नहीं बनेगी, है ना, 450 से कम ही बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। ये आपके आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया। इसकी थोड़ी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको बताऊं इसका सार क्या है। इसका है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि 450 से अधिकतम 450 के सदस्यीय विधानसभा की सीटें होगी जो राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाएंगे। तो देखिए अभी अपन ने बात की अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, अधिकतम 500 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट आपके गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट है कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए, मतलब कहने का मतलब है कि विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य कौन होगा, चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा, मतलब योग्य नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। ये कहना चाह रहा है, इस दूसरे सेंटेंस का जो मतलब है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से कम है तो वह विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य नहीं होगा। तो ये चीज बिल्कुल सही है, तो आपके ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो ये आपके सही कथन कौन सा है, तो केवल 2 आपके सही कथन रहेगा, पहला गलत है। तो सबसे पहले इसका आंसर आपके रहेगा 2, ठीक है।
आगे अपन अब बात करें कि भाई जो विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए कितने क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन सा अनुच्छेद है आपके, तो उसके बारे में हम लोग बात करें तो देखिए अनुच्छेद आपके है, सबसे पहली चीज बात करें अपन कि इसमें विधानसभा का कार्यकाल की बात करते हैं और उसके अलावा योग्यताओं के बारे में बात करते हैं। तो आपके अनुच्छेद 171 में, अनुच्छेद 171 में क्या है, अनुच्छेद 171 में है विधान मंडल के सदनों के कार्यकाल। तो अनुच्छेद 171 में आपके विधानसभा का कार्यकाल का उल्लेख है, ठीक है। तो विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है जनरली, विधानसभा का कार्यकाल जनरली होता है 5 वर्ष, ठीक है। इसे राज्यपाल द्वारा समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो विधानसभा का कार्यकाल का उल्लेख है आपके एक तो अनुच्छेद 171 में। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन इसके अलावा बात करेंगे कि भाई जैसे विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता, तो इसका आपके उल्लेख है अनुच्छेद 172 में। अनुच्छेद 172 में क्या है कि विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख है। तो जो विधानसभा है इसके सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख आपके 172 में है कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसमें देखिए दो चीजें अपने को ध्यान रखना है, एक तो भारत का नागरिक हो और इसके अलावा जो न्यूनतम आयु का उल्लेख है वो विधानसभा के लिए तो न्यूनतम आयु है आपके 25 वर्ष, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, विधानसभा के लिए 25 वर्ष है, जबकि अगर आपसे पूछा जाए विधान परिषद के लिए, विधान परिषद के बारे में अपन ने बात की थी, तो उसके लिए आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि विधानसभा का अगर आपसे पूछा जाए तो उसकी न्यूनतम आयु आपकी होगी 25 वर्ष। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स भी अगर आपको याद रह पाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी पूछे जाने लग गए और इसमें आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो आप सबको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। ये भी देखिए रिपीटेडली इस तरह के क्वेश्चन आ रहे, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ऑप्शन है 400, 450, 500 और 550। मतलब इसका आंसर क्या रहेगा आपके 500, आपको बताया था कि अधिकतम 500 और न्यूनतम आपके 60 हो सकते हैं अनुच्छेद 170 के तहत। और अभी आपको फिर से ध्यान रखना है सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है और 403 है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, मतलब राज्य की विधानसभाओं से रिलेटेड है। ऑप्शन है अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्य की विधानसभाओं से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो आपके रहेगा अनुच्छेद 170। इसके तहत ये कि भाई एक तो विधानसभा की संरचना है, इसके अलावा इसका जो चुनाव है निर्वाचन, तो विधानसभा में निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, ठीक है। एक तो प्रत्यक्ष मतदान, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा जनता मतलब डायरेक्ट विधायक चुनती है, जो एमएलए होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमएलए का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा। तो प्रत्यक्ष मतदान कौन करती है, जनता। तो ये चीज ध्यान रखना है कि निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। और इसमें जो निर्वाचन होता है वो होता है आपके फर्स्ट पास द पोस्ट। फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब होता है कि जिसको ज्यादा वोट मिले वो व्यक्ति विजेता होगा। तो इस तरह से इसमें चुनाव होता है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, ठीक है। आगे अपन बात करें तो इसमें देखिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो निर्वाचन है या चुनाव है ये करवाता कौन है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब भारतीय निर्वाचन आयोग ये चुनाव करवाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये कई बार स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि आपके जो है राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन करवाता है। तो राज्य विधानसभाओं का चुनाव आपके भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। ये चीज अपने को ध्यान रखना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे अपन बात करें कि जो राज्य स्तर पर जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका कार्य केवल पंचायती राज संस्थाएं और जो नगरीय निकाय है उनका चुनाव करवाना है, जबकि लोकसभा आपके राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनके चुनाव आपके भारतीय निर्वाचन आयोग ही करवाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि विधानसभाओं के चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। तो अपन ने अभी पढ़ा, ऑप्शन है 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, कोई आयु सीमा नहीं। सॉरी। तो देखिए विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस ऑप्शन में अपने को और डिस्कस करने का जो है वो चीज है कि देखिए 18 वर्ष की जो आयु है वो है आपके मताधिकार की आयु, मतदान करने की आयु है ना।
मताधिकार की आयु मतलब वोट करने की आयु जो है वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है। तो ये जो प्रावधान है ये आपके 61वें संविधान संशोधन द्वारा प्रोविजन किया गया था। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। 21 वर्ष की जो आयु दी रखी है ये आपके स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए ये योग्य है। स्थानीय निकाय के चुनाव हेतु योग्यता। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 21 वर्ष मतलब स्थानीय निकाय चुनाव क्या होता है उसके बारे में भी बात करें अपन। तो देखिए स्थानीय निकाय चुनाव में अपन बात करते हैं कि जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव है, जैसे सरपंच का चुनाव है, वार्ड पंच का चुनाव है, या जैसे नगरीय निकाय है तो आपके मेयर का चुनाव है, सभापति का चुनाव है, या वार्ड पंच का चुनाव है, तो उसके लिए न्यूनतम आयु आपके होती है 21 वर्ष। ठीक है, और जबकि कोई आयु सीमा नहीं, जो न्यूनतम आयु सीमा आपके हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो इस तरह के भी आपके मल्टी डायमेंशन क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था? ये पुराना क्वेश्चन है, वैसे हटा दिया गया। इसमें ऑप्शन है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 333। तो आपके आंग्ल भारतीय का जो प्रोविजन है वो आपके अनुच्छेद 333 में किया गया। लेकिन ये जो आंग्ल भारतीय का प्रोविजन है इसके तहत क्या था कि राज्यपाल विधानसभा में अगर आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो एक सदस्य को मनोनीत कर सकती है। लेकिन ये इसको आपके 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। तो इस कारण से ये आपके अभी कोई विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाता है। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस राज्य की विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? अब देखिए यहाँ पे सर्वाधिक सदस्य संख्या अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में आपके जो है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सदस्य संख्या है 403। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश ओके, अपन ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ आपके आंसर क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश। डायरेक्ट आपके आंसर आ गया। तो यहाँ पे सर्वाधिक सदस्य संख्या कितनी है? 403। अब यहाँ पे देखिए कई स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया जिसमें ऑप्शन उत्तर प्रदेश का नहीं रहता है। तो उसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है कि भाई किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे तो लकीली आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तो सर्वाधिक है। अदरवाइज आजकल स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आपके हो सकता है इसमें भी आपके क्वेश्चन रहे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए जिसमें सर्वाधिक सीटों की संख्या नहीं दी गई है और उसमें पूछ लिया। तो उसमें आप आंसर उसको क्रैक कैसे कर सकते हैं? जब आपको विधानसभा सीटों की संख्या पता हो तभी आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे 403 उत्तर प्रदेश रहेगा आंसर। अब देखिए इसके अलावा अपन बात करें आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या, तो इसमें 175 है। ठीक है, अभी वर्तमान में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में अगर अपन बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या है 294। तो वर्तमान में इसमें ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र की अपन बात करें तो महाराष्ट्र में आपके विधानसभा सीटों की संख्या वर्तमान में है 288। इसमें अभी वर्तमान में आपके देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। तो इस तरह से आपको विधानसभा सीटों की संख्या थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट वाइज अगर आप जब भी फ्री रहे तो स्टेट वाइज एक मेमोराइज रखें कि भी जब जब इलेक्शंस होते हैं तो आप विधानसभा सीटों की संख्या, टोटल सीटों की संख्या आपको याद रखें, ताकि उसके कॉन्टेक्स्ट में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे कौन सा निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह के अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपको राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा सीटों की संख्या याद हो। अदरवाइज आप यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना है कि जैसे गोवा की विधानसभा सीटों की संख्या अपन ने बात की थी 40 है, ये सही है। अब यहाँ पे कौन सा पूछा? सही नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड की सीटों की संख्या आपके 70 है, बिल्कुल सही है। मणिपुर की सीटों की संख्या 62 है। मणिपुर की 62 नहीं बल्कि 60 है। ठीक है, मणिपुर की सीटों की संख्या 60 है। तो यहाँ पे आपके सही नहीं पूछा है, तो आपके ये आंसर रहेगा मणिपुर। जबकि उत्तर प्रदेश का अपने को पता है कि 403 विधानसभा सीटों की संख्या है। तो इस तरह से अगर आपको विधानसभा सीटों की संख्या का आइडिया नहीं है तब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव मार्किंग के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। ये आपकी यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो देखिए जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन हुआ आपके 2019 में। ठीक है, तो 2019 में क्या हुआ कि इसमें आपके 5 अगस्त और 6 अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा संसद से बिल पारित किया गया। इसके तहत दो जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक तो जम्मू एवं कश्मीर और दूसरा बनाया गया आपके लद्दाख।
ठीक है, तो अब अपन जैसे ऑप्शंस देखें तो जम्मू कश्मीर लद्दाख और जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों, कश्मीर और लद्दाख दोनों। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी था, बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया। अब अपने को जम्मू कश्मीर अलग नहीं है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख है। तो जम्मू और कश्मीर में इसमें आपके विधानसभा है, अपन ने बात की थी अभी, तो विधानसभा है और इसमें विधानसभा सीटों की संख्या भी अपन ने बताई थी कि जो टोटल वर्तमान में है 90 है। इसके अलावा 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व कर रखी है। ठीक है, तो टोटल जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या आपके तो जो टोटल विधानसभा सीटों की संख्या है वो आपकी 114 है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की कोई विधायिका नहीं है, तो देखिए लद्दाख की कोई अभी वर्तमान में विधायिका नहीं है, विधानसभा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर विधानसभा है तो उसकी सीटों की संख्या को थोड़ा मेमोराइज करने का कोशिश करें। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है, मतलब किसके द्वारा राज्य विधानसभा के चुनाव करवाए जाते हैं। अपन ने बात की थी अभी, ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग और राज्य के राज्यपाल। तो अपन ने अभी रिसेंट लास्ट क्वेश्चन में बात की है कि भारत का निर्वाचन आयोग विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव करवाता है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग किसके चुनाव करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग एक तो पंचायती राज संस्थाओं और इसके अलावा आपके नगरीय निकाय मतलब नगर पालिकाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निरर्हता मतलब अयोग्यता है ना, निरर्हता संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा पद है जो विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्य घोषित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय। तो देखिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं दिया है रीजन, तो अपने को ये देखना है कि भाई जो इस आधार पर अगर कौन निर्णय करता है, राज्यपाल। यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना है कि अयोग्यता का जो निर्धारण है, निरर्हता या अयोग्यता, इसका जो निर्धारण है वो आपके कुछ आधारों पर होता है। जैसे एक तो कदाचार, अक्षमता या दिवालियापन। अगर इस तरह से अगर आपके कोई ऑप्शंस रहे कि भाई इस आधार पर अगर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाता है तो वो आपके रहेगा राज्यपाल। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा एक पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है और वो है कि अगर कोई दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण करना है, दल बदल के आधार पर, ठीक है, कि अगर किसी व्यक्ति ने, विधानसभा के सदस्य ने या विधान परिषद के सदस्य ने दल बदल किया है, तो जैसे विधानसभा के सदस्य ने दल बदल किया है तो उसका निर्धारण कौन करेगा, उसका निर्धारण आपके विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अलग अगर आपके कॉन्टेक्स्ट अगर अलग पूछ लिया कि दल बदल के आधार पर कौन निर्णय करता है, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा विधानसभा अध्यक्ष। या अगर आपके डायरेक्ट पूछा जाए तो राज्यपाल, या अगर इनका भी मेंशन रहे तो भी आपका आंसर रखना है राज्यपाल। तो यहां से थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टेट पीसीएस में आपके दो स्टेटमेंट के आ सकते हैं कि इनके आधार पर निर्धारण आपके राज्यपाल करता है और दल बदल के आधार पर विधानसभा का अध्यक्ष करता है। तो ट्रिकी क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस में घुमा के स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकते हैं और आपके इस तरह से भी आ सकते हैं, ऑप्शनल भी। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं मतलब जो अयोग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है। सेम क्वेश्चन आपके पहले दूसरे एग्जाम में आया था, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का है, तो ये आपके राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके रिपीटेडली जैसे देखिए कि पूछा जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन कौन से एग्जाम का था, लास्ट क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस का था और ये आपके छत्तीसगढ़ पीसीएस का है। तो क्वेश्चन कई बार स्टेट पीसीएस में रिपीट भी होते हैं। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे, मतलब जो विधानसभा अध्यक्ष है वह पद त्यागना चाहे, इस्तीफा देना चाहे, तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए। तो ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपाध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति। तो देखिए विधानसभा का जो अध्यक्ष है वह अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है, अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष देता है। और ये इसी तरह यदि विधानसभा का उपाध्यक्ष अगर अपना इस्तीफा देना चाहे तो वो आपके विधानसभा के अध्यक्ष को देता है। इसी तरह से अगर विधानसभा का कोई सदस्य है, मेंबर है, एमएलए है, तो वो अपना इस्तीफा किसे देता है, वो अपना इस्तीफा विधानसभा के अध्यक्ष को देता है। तो ये चीज आपको इस्तीफे का थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि विधानसभा का अध्यक्ष इस्तीफा देगा उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा देगा अध्यक्ष को, और अगर विधानसभा का सदस्य है तो वो भी अपना इस्तीफा देगा विधानसभा के अध्यक्ष को। तो ये इस्तीफे से रिलेटेड भी चीजें आपको याद रहना चाहिए। कई बार सुमेलन से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके, कथनों पर विचार कीजिए।
विधानसभा का या कि अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसे अपना पद रिक्त करना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई भी जो अध्यक्ष है विधानसभा का, अगर वह अयोग्य घोषित हो जाए या एमएलए नहीं रहे, मतलब विधायक नहीं रहे, तो उसे विधानसभा के अध्यक्ष का पद भी रिक्त करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट आपके है, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है, मतलब भंग की जाती है, तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। देखिए, विधानसभा का अध्यक्ष का यहाँ पे डायरेक्ट कार्यकाल नहीं पूछा है, इसको स्टेटमेंट बेस में पूछा है और ये आपके एग्जाम में पूछा गया, आईएएस प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यदि जब विधानसभा को भंग किया जाता है तो विधानसभा का अध्यक्ष भी अपना पद रिक्त कर देगा, मतलब उसका कार्यकाल वहीं पूरा हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपके गलत है, क्योंकि विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसका आपके कार्यकाल होता है नई विधानसभा के गठन की पहली बैठक तक। ठीक है, नई विधानसभा के गठन की बाद जो पहली बैठक होती है उस तब तक आपके कार्यकाल रहता है। तो ये चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, नई विधानसभा के गठन के बाद पहली बैठक तक विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल रहता है। जैसे विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष रहता है, अपने को ध्यान रखना है कि विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं रहता, उनका कार्यकाल नई विधानसभा के गठन के बाद पहली बैठक तक रहता है। तो आपके ये आईएएस प्रीलिम्स जैसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए तो यहाँ पे आपके स्टेटमेंट कौन सा सही रहेगा, केवल एक स्टेटमेंट आपके सही रहेगा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विधानसभा के विघटन मतलब भंग करना के बाद उसका अध्यक्ष पद बना रहता है। ये भी आपके देखिए रिपीटेडली पूछा गया है। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आपकी इसका आंसर डायरेक्ट रहेगा। नए अध्यक्ष के चुने जाने तक नहीं, इसके बाद जैसे पहली बैठक के बाद इसमें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है राज्यपाल द्वारा। तो ये आपके स्टेटमेंट गलत, जब तक वह चाहता है ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्य के विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। सत्र खत्म करने का आदेश जो है, सत्र बुलाने का आदेश और सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और विधि मंत्री। देखिए, सत्र बुलाना और सत्रावसान करना मतलब सत्र को खत्म करना, यह आदेश आपके दिया जाता है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, और यह आदेश कौन से अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो यह आपके आदेश का अनुच्छेद रिलेटेड है आपके 174। ठीक है, 174 में क्या है कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है और विधानसभा भंग भी कर सकता है। तो यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि विधानसभा के भंग करने का उल्लेख भी कौन से अनुच्छेद में है, ये आपके रहेगा अनुच्छेद 174 में। ठीक है, विधानसभा का सत्र बुला सकता है राज्यपाल, विधानसभा का सत्रावसान कर सकता है और विधानसभा को भंग भी कर सकता है। ये तीनों चीजें आपके आर्टिकल 174 में है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे अपने को ये चीज ध्यान रखना है कि जैसे अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता कि राज्य के विधानसभा का सत्र स्थगित करना, तो स्थगन कौन कर सकता है, स्थगित मतलब जैसे निलंबित करना या एडजर्न करना, तो वो आपके विधानसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन सत्र बुलाना और सत्रावसान करना ये आपके राज्यपाल करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे सत्रावसान की जगह अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि स्थगन का आदेश जो है, एडजर्न करने का आदेश कौन देता है, तो वो आपका आंसर होता विधानसभा अध्यक्ष। तो इस तरह की जो बारीक चीजें हैं आपके स्टेट पॉलिटी में, ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके इसी तरह से गलत हो सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट बेस्ड है, आपके आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया। इसमें है, किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा से रिलेटेड, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। मतलब जो वर्ष का पहला सत्र होता है, जनरली बजट सत्र होता है, तो उसको राज्यपाल जो है परंपरागत रूप से संबोधित करता है। ये स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लोकसभा जिस तरह से संसद है उसी तरह से राज्य में है आपके विधानमंडल, जिस तरह से केंद्र में लोकसभा है उसी तरह से राज्य में है आपके विधानसभा, जिस तरह से केंद्र में आपके राज्यसभा है उसी तरह से राज्य में है आपके विधान परिषद। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा रूल है, ऐसा नियम है जो विधानसभा में नहीं है मेंशन, तो वो आपके जो कार्यवाही होती है वो लोकसभा में जिस तरह से कार्यवाही होती है उसके अनुसार ही होती है। ठीक है, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। पहले इसका आंसर की बात करें तो सी आपका आंसर रहेगा, 1 और 2 दोनों। अब अपन बात करें कि जैसे ये जो नियम ये आपके जो रूढ़िगत संबोधन होता है, तो अपने को सबसे पहले चीज ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 175
आर्टिकल 175 में क्या है कि आर्टिकल 175 में कि एक तो जो है नई विधानसभा के गठन का पहला सत्र, मतलब जैसे जब विधानसभा चुनाव होते हैं और नई सरकार का गठन होता है, उसके बाद जो पहला सत्र होता है, एक तो उसको अनिवार्य रूप से राज्यपाल संबोधित करते हैं, और वर्ष का जो है पहला सत्र मतलब जो बजट सत्र है उसको भी राज्यपाल संबोधित करते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आर्टिकल भी कौन सा है वो भी चीज आपको ध्यान रखना है। आगे विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने, तो ये देखिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था आपके एमपीपीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम में। ठीक है, कि भाई विधानसभा की जो कार्यवाही होती है उसमें जो है आपका कौन कौन सा क्रम सही है। तो जैसे इसमें इन्होंने दिया है निधन संबंधी उल्लेख, दूसरा राज्यपाल का अभिभाषण, तीसरा शपथ या प्रतिज्ञान, चौथा मंत्रियों का परिचय। तो देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने विधानसभा की कार्यवाही है, एक तो दिल्ली जो कार्यवाही होती है उसके अकॉर्डिंग है, इन्होंने जैसे विधानसभा के गठन के बाद से जो क्या क्या कार्यवाही होती है उसका पूछा है। तो देखिए जब विधानसभा का गठन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपके होता है शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, पहले नंबर आपके होता है शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके होता है राज्यपाल का अभिभाषण। ठीक है, दूसरा नंबर है आपके राज्यपाल का अभिभाषण, तीसरा होता है आपके मंत्रियों का परिचय। ठीक है, और चौथे नंबर पे होता है निधन संबंधी उल्लेख। तो इसमें आपके आंसर क्या रहेगा, इसमें आपके आंसर रहेगा 3 2 4 1। तो आपका आंसर रहेगा इसमें बी 3 2 4 1। इस तरह से ध्यान रखना है कि जैसे नई विधानसभा का गठन होता है तो सबसे पहले आपके प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है राज्यपाल द्वारा, वह उन्हें शपथ दिलाता है, उसके बाद शपथ होती है, उसके बाद में जैसे विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद में राज्यपाल का अभिभाषण होता है, उसके बाद अभिभाषण के बाद जो मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रियों का परिचय करवाया जाता है, और उसके बाद अगर किसी का निधन हुआ है, किसी कोई पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री है, तो उसका उल्लेख किया जाता है। तो ये आपके क्रम रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड है सॉरी, ये आपके आरएस प्रीलिम्स में पूछा गया। इसमें देखिए राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के विषय पर स्थगन प्रस्ताव, मतलब जो एडजमेंट मोशन है, स्थगन प्रस्ताव प्रक्रिया के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब जो एडजमेंट मोशन लाया जाता है, स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, उसके बारे में बात करें तो प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। सबसे पहली चीज तो देखिए अगर कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है, चाहे वो निंदा प्रस्ताव हो, स्थगन प्रस्ताव हो या अविश्वास प्रस्ताव हो, अध्यक्ष की सहमति तो आवश्यक होती है। ये बिल्कुल सही है। अब देखिए स्थगन प्रस्ताव का पूछा है कि प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। अब यदि किसी मुद्दे पर चर्चा करनी है इसीलिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, तो उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ये आपकी स्टेटमेंट गलत रहेगा। इसमें प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, यह भी सही है। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपके सही उत्तर पूछा है तो एक ए, सी और डी, तो इसका आंसर आपके सी रहेगा, ए, सी और डी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके स्टेट पीसीएस में पूछे जा रहे हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है। जो विधानसभा का या विधान परिषद का कोरम है उसका पूछा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, कुल सदस्य सदन की कुल सदस्यता का आधा, सदन की कुल सदस्यता का 1/4 या 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जो 1/10 हिस्सा होता है सदन का वो या 10 सदस्य वो जो भी अधिक हो वो आपके कोरम होता है। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा डी। ये आपके कोरम का ध्यान रखना। इसी तरह का जो है कोरम आपके 1/10 सदस्य वो संसद का होता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके राजस्थान विधानसभा के जो है ये आपके आरएस प्रीलिम्स का है। इसमें पूछा है विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जो है प्राकलन समिति, मतलब प्राकलन मतलब एस्टिमेट कमेटी जो है बजट के जो पूर्वानुमानों की जांच करती है, बजट का जांच करती है कि किसको किस विभाग को कितना बजट अलोकेट करना है, आवंटित करना है। तो प्राकलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है। यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा डीप पूछा है। एक तो आपके जो संसदीय समितियां हैं या विधानमंडल की समितियां हैं वो पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है समितियों के अंदर कौन से विभाग आते हैं वो पूछा है। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके स्टेट पीसीएस में पूछे जाए तो आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान रखिए, अगर आपको आइडिया है तो ही आप अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन में आपके नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए प्राकलन समिति का मतलब जो एस्टिमेट कमेटी ए है उसमें कौन सा विभाग शामिल नहीं है। ऑप्शन है आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग और वित्त विभाग। तो देखिए जो राजस्थान में एस्टिमेट कमेटी का है ए है उसमें आपके
गृह विभाग शामिल नहीं है, ये आपके एस्टिमेट कमेटी। राजस्थान में जैसे प्राकलन समिति 2 है, ए और बी, ठीक है, तो प्राकलन समिति बी में आपके गृह विभाग का उल्लेख है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको आए तो ही आपको अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है, मतलब राज्य विधानसभा के जो मेंबर्स है वो किन किन के चुनाव में भाग लेते हैं, वो चीज है। तो ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपी उत्तराखंड पीसीएस में। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति के चुनाव, बिल्कुल राष्ट्रपति के चुनाव में देखिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते। तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते, ये सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के, जो देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के सदस्य करते हैं, मतलब लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य करते हैं, तो विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो राज्यसभा का चुनाव राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट सही है, ये विधानसभा के सदस्य भाग लेते। अब इसमें जैसे राज्य विधान परिषद के सदस्य, तो राज्य विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव भी आपके विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके अलावा विधानसभा के अलावा जैसे शिक्षकों द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा, इनके द्वारा भी किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो स्नातक स्तर के विद्यार्थी है उनके द्वारा भी किया जाता है। तो इन चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो आप इसका आंसर क्या रहेगा, 1, 3 और 4। तो इसका आंसर आपके रहेगा बी, 1, 3 और 4। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं अभी। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। जो राज्य की संचित निधि होती है, बेसिकली क्वेश्चन का मतलब है कि राज्य की संचित निधि पर किसका अधिकार होता है। ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के वित्त मंत्री या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर तो आपके रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य की संचित निधि का जो संचालन है वो आपके विधानमंडल द्वारा किया जाता है, विधानमंडल का, ठीक है। और इसके अलावा अगर सॉरी यहाँ पे अगर केंद्र की संचित निधि होती तो संसद का अधिकार। अगर आपके राज्य जो आकस्मिक निधि का पूछा जाता है कि राज्य की आकस्मिक निधि का उपयोग कौन करता है, तो आकस्मिक निधि का जो उपयोग है वह आपके राज्यपाल करते हैं। ये चीज ध्यान रखना है, आकस्मिक निधि का उपयोग राज्यपाल करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, आकस्मिक निधि में जो धन का आवंटन है वो आपके राज्य का विधानमंडल करता है, ठीक है। विधानमंडल द्वारा राज्यपाल को धन दिया जाता है और उस धन का उपयोग राज्यपाल करता है। तो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है, मतलब आकस्मिक निधि में जो धन का उपलब्ध कराती है वो कौन है, किसी राज्य का विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी अपन ने बात की कि राज्य का विधानमंडल धन को उपलब्ध करवाता है, आकस्मिक निधि की स्थापना करता है। अगर यहाँ पर आकस्मिक निधि का उपयोग कौन करता है, अगर ये पूछा जाता कि आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि का उपयोग कौन करता है, तो इसका आंसर आपके होता उस राज्य का राज्यपाल। और उसी तरह से अगर यहाँ पे केंद्र की आकस्मिक निधि का उपयोग का बोलते तो वह राष्ट्रपति होता। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आर्टिकल 162 है, उसमें किसका उल्लेख है वो चीज पूछी है। तो इसमें देखिए राज्य की कार्यपालिकीय शक्ति ये इसमें नहीं है, ये आपकी जो राज्य की कार्यपालिकीय शक्ति ये आपके निहित होगी राज्यपाल में। और इसका जो उल्लेख है वो आपके है अनुच्छेद 154 में। तो ये इसमें नहीं है 162 में। राज्य के कार्यालय की शर्तें, वेतन एवं सेवा शर्तें आपके आपके अनुच्छेद 158 में इसका उल्लेख है। राज्यपाल की पदावधि ये आपका उल्लेख है अनुच्छेद 156 में, ठीक है, ये आपके अनुच्छेद 158 में। और ये है कार्यपालिकीय शक्ति, राज्य की कार्यपालिकीय शक्ति का विस्तार, तो ये आपके इसमें शामिल है अनुच्छेद 162 में। तो ये आपके ध्यान रखना, इसका आंसर रहेगा डी। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सॉरी, अब देखिए राज्य की विधायिका से संबंधित अनुच्छेद, तो इसमें आपके आर्टिकल्स पूछ लिए। तो आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है वो बेसिकली आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में भी सब आर्टिकल्स भी पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें राज्यों की विधायिका का गठन, तो विधायिका का गठन अपन ने पढ़ा था अनुच्छेद 168 में, ठीक है। अब अपन बात करें कि राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो उसका आंसर आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है आपके अनुच्छेद 178 में। सदस्यों के वेतन भत्ते, तो सदस्यों के वेतन भत्तों का आपके उल्लेख है सेकेंड,
सदस्यों के वेतन भत्ते और इसका आपके धन विधेयक की परिभाषा। तो सदस्यों के वेतन भत्तों का आपके उल्लेख है अनुच्छेद 195 में, और जो धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है आपके अनुच्छेद 199 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा आपके 3, 3, 1, 4 और 2। आपके इसमें आंसर रहेगा 3, 1, 4 और 2 सी का। ठीक है, जिस तरह से केंद्रीय स्तर पर जो धन विधेयक की परिभाषा है वो आपके अनुच्छेद 110 में है, और उसी तरह राज्य में जो है धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख आपके 199 में है। जबकि जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया का आपको ध्यान रखना है कि जो राज्य स्तर पर धन विधेयक की प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया का उल्लेख आपके रहेगा 197 में, आर्टिकल 197 में धन विधेयक के संदर्भ में प्रक्रिया का उल्लेख है। ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित किया है, पहली बार पारित किया है, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 माह से अधिक नहीं, 2 माह से अधिक नहीं, 3 माह से अधिक नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कोई भी विधेयक जो है विधान परिषद में अधिकतम एक बार में सॉरी 3 माह से अधिक तो नहीं रह सकता। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक प्रोसेस पढ़ सकते हैं। इसका आंसर तो ये है, देखिए जैसे कोई भी बिल है वो कैसे पारित होता है उसके बारे में अपन बात करें तो सबसे पहली चीज बात करेंगे, जैसे जनरली जो है विधेयक विधानसभा में पेश किए जाते हैं। जैसे ये बिल यहाँ से यहाँ पेश किया गया, इस पर चर्चा हुई, वोटिंग हुई, यहाँ से ये पारित होके जाएगा विधान परिषद। तो यहाँ पे ये अधिकतम रोक सकता है 3 माह, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ से ये देखिए 3 माह तक रोक सकता है। इसके बाद जो है अगर इन्होंने पारित नहीं किया तो ये वापिस आएगा विधेयक विधानसभा के पास। अगर विधानसभा ने कोई संशोधन किया तो ठीक, नहीं किया तो भी ये विधेयक वापिस जाएगा आपके विधान परिषद के पास। और इस टाइम में इस बार विधान परिषद इसको अधिकतम 1 माह तक रोक सकती है। तो यहाँ पे जो प्रथम बार पारित पूछा है, इसके अलावा आपको पूछा जाए कि अधिकतम विधान परिषद किसी विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है, तो अधिकतम आपके ये आंसर क्या रहेगा? अधिकतम रहेगा आपका आंसर 4 माह का। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछा गया है कि प्रथम बार पारित विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है, तो आपके 3 माह। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता कि दूसरी बार, एक बार पारित होने के बाद अगर विधानसभा ने उस विधेयक को वापस विधान परिषद को भेजे तो दूसरी बार कितने समय तक रोक सकती है, तो 1 माह के लिए। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकतम कितने समय तक विधान परिषद किसी विधेयक को रोक सकती है, तो वो आपके आंसर रहेगा 4 माह तक इसको रोक सकती है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके राज्य में धन विधेयक जो है उसके बारे में प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, किसमें प्रस्तुत किया जाता है? उसका ऑप्शन है दोनों में से किसी भी सदन में, मतलब विधानसभा या विधान परिषद में, दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, केवल विधानसभा में, केवल उच्च सदन में। तो देखिए धन विधेयक जो है हमेशा सबसे पहले जो पेश किया जाएगा वो विधानसभा में या केंद्रीय स्तर पर आपके लोकसभा में पेश किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, प्रस्तुत किया जाता है। पहली बार जो है विधेयक ये लोकसभा में, विधानसभा में पेश किया जाता है। तो विधानसभा में ये जैसे पेश होगा, उसके बाद विधानसभा ने इसको पारित कर दिया, तो सॉरी विधानसभा ने अगर पारित कर दिया तो ये विधान परिषद के पास जाएगा। विधान परिषद इसको अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, विधान परिषद इसको अधिकतम 14 दिन तक, और इसके बाद ये राज्यपाल के पास जाएगा। सबसे पहली चीज क्या है कि धन विधेयक जो है विधानसभा में रखा जाने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, तो अगर राज्यपाल इसको अप्रूव करता है तो ही ये पेश होगा। तो यहाँ पे इसे राज्यपाल पुनर्विचार के लिए, मतलब वापिस उसको रिकंसिडर के लिए विधानसभा या विधानमंडल को नहीं भेज सकता। ये भी चीज ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे परमिशन ले चुके हैं। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपके धन विधेयक से रिलेटेड है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा है कि यदि बजट लीक हो जाए, मतलब पहले बजट पेश होने से पहले ही बाहर आ जाए तो क्या होगा? तो इस कंडीशन में अपन बात करें कि बजट जो है वित्त विभाग के अधिकारी और वित्त मंत्री के अधीन तैयार होता है। तो अगर बजट पेश होने से पहले ही लीक हो जाए या बाहर आ जाए तो ये जिम्मेदारी वित्त मंत्री की होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होगा, मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना होगा, वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे वित्त मंत्री की जिम्मेदारी रहती है। तो यहाँ पे आपको वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होता है, ना कि मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री को। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेशन का। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, मतलब पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर संसद की संस्तुति के, राज्य के राज्यपाल को संस्तुति के, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के और मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के थे।
कि भाई जो पूरा स्थापित है, मतलब जो विधानमंडल में, जो विधानसभा में धन विधेयक रखा जाता है वो किसकी परमिशन से रखा जाता है, तो अपन ने बात की थी कि भाई राज्य के राज्यपाल की परमिशन से रखा जाता है। इस कारण से इसे वापस पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकते। तो ये इस तरह के आपके ये यूपीपीसीएस के क्वेश्चन है। तो आपके विधानसभा से रिलेटेड अब तक ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपके कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचे। मिलते हैं नई क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।